राइट। बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, है तो भले ही कल का, ठीक है, लेकिन ये जो एडिटोरियल जो लिखने का अंदाज है एडिटर साहब का, ऐसा लगता है एडिटर साहब जो है ना पूरे गुस्से में है। आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, दोनों एडिटोरियल मैं पढ़ूंगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलने में लगेगा टाइम, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे पहले जाके उसको ज्वाइन हो जाइए। उस टेलीग्राम चैनल में इसके पीडीएफ्स में डाल दूंगा, वेरी इजीली यू विल फाइंड इट, ठीक है। और इसको अपलोड करने के बाद थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करने में, एंड देन टेलीग्राम का लिंक डालने में। लेकिन ये दोनों के दो, स्पेशली द सीट बिजनेस, जो मेडिकल में क्या क्या जिस तरह की चीज़ें उल्टी सीधी, उसके बारे में एडिटर साहब ने लिखा है। अब बड़ा ज़बरदस्त लिखा है दोस्तों, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। FPI है ना, डिचिंग इंडिया, डिचिंग का क्या मतलब है, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और रही बात आज की भी एडिटोरियल, उसको भी आपका भाई डाल के जाएगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं। और जो कुछ आपके पास क्या बोलते हैं उसको, कुछ खाने पीने का, चाय ले लो, जब आप कुछ पॉपकॉर्न्स ले लो और देखो इसको, मज़े से याद करो, मज़े से पढ़ो, ठीक है। और बिल्कुल फोकस जो है, फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज़ को भूल जाइए, फोकस करिए इस एडिटोरियल पर कि किस तरीके से इसको लिखा है। रीड, पढ़िए द वार्निंग, चेतावनी को, जो चेतावनी मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं। एडिटर साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्या क्या चेतावनी है दोस्तों? तो रीड का मतलब एक तो पढ़ना होता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, समझना। रीड का मतलब समझो चेतावनी को। क्या है भाई? FPI। अच्छा, FPI क्या चीज़ होता है? देखिए, विदेशी जो निवेशकों का भारत से जो पैसा निकालना और कंपनियों का नया निवेश करने से बचना, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, देखिए कह रहे हैं कि FPI एक्चुअली में ये विदेशी पोर्टफोलियो की जो निवेशकों का है ना, उसको FPI बोलते हैं। आप इसको बोल सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, इस तरीके से इसका होगा शायद, ठीक है। उसके बाद उसका जो भारत से पैसा निकालना और कंपनियों को जो है पूंजीगत खर्चा, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, करने से बचना। कंपनियां भी ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही भारत में, तो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था को सुधारों की एक नई तेज खुराक की जरूरत है। तो समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पे चले हम इसको पढ़ने के। कैपेक्स का मतलब समझिएगा पूंजीगत खर्चा, यानी जैसे आपका हो गया मशीन, फैक्ट्री, प्लांट, इमारत, यानी कंस्ट्रक्शन आदि पर जो है लंबे समय के लिए जो किया गया निवेश, उससे भी जो है कंपनियां बच रही हैं, ज़्यादा निवेश नहीं कर रही हैं कि लेके भाई यहाँ पैसा ना लगाओ। ये इंस्टेंट क्या हो रहा है कि कंपनियां जो है दूसरे देशों में जा रही है, जैसे UAE वगैरह होगा, USA UK वटेवर। चलिए आप पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि FPI मैं बता दिया आपको। डिचिंग का क्या मतलब हो गया? डिचिंग का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना या पैसा निकाल लेना, यानी किसी जगह से पैसा निकल जाना या निवेश बंद कर देना। इंडिया से क्या है, पैसा निकालना है। एंड कॉर्पोरेट से जो कंपनियां जो है अवॉइडिंग, वो बच रहे हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप बड़ी कंपनियां हो, जैसे मशीनों में पैसा नहीं लगा रहे हैं, फैक्ट्री में लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, कह लेंगे भाई ये तो सत्यानाश हो जाएगा। आर साइन करिए। ये सब चेतावनी है दोस्तों, ये दैट के इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था नीड्स अ शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स। अच्छा, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है, शॉर्ट बोलते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो शॉट में बहुत तेजी से आपकी बॉल जाती है। तो शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि सुधार की बहुत तेजी जरूरत है, तेजी से इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है। आगे चलते हैं तो समझ में आ गया दोस्तों। यानी जैसे डॉक्टर जो है ना किसी कमजोर व्यक्ति को एक तेज खुराक देता है, वैसे ही लेखक ये कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तेज और प्रभावी आर्थिक सुधारों की जरूरत है। समझ में आता है ना? जैसे बहुत विदेशी जो निवेशक हैं जो पैसा लगाते हैं, भारत से जो है पैसा निकाल रहे हैं, और भारतीय कंपनियां जो है नई फैक्ट्रियां, मशीनें और दूसरे बड़े निवेश पर पैसा लगाने से बच रही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे लगता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ रुकावटें हैं। इससे सरकार को नए और तेज आर्थिक सुधार की चाहिए। तो FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, से मैंने बता दिया आपको, सब समझ में आता है। तो
ये आप और एक चीज समझिए कि एफपीआई और जो एफडीआई ये अलग अलग चीज। एफपीआई आमतौर पर शेयर, बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करता है, जबकि एफडीआई में जो विदेशी कंपनियां किसी कारोबार उत्पादन में जो है वो अपाक्षात या प्रत्यक्ष और क्या है दीर्घकालिक निवेश करती है। वट जो भी आप एफडीआई और एफपीआई की अलग अलग चीजें हैं। आगे चलिए देखिए, इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इंडिया जो है अभी भी बाकी है दुनिया की वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सबसे तेज बढ़ती हुई सबसे बड़ी इकोनॉमी। बट करे कि देयर आर वार्निंग, वहाँ कुछ चेतावनी है जो कि लाइट्स ऑन, जो कि चेतावनी डाल रही है। चेतावनी, लाइट्स ऑन का मतलब होता है दिखाना, समझ में आता है, यानी खतरे की चेतावनी। लाइट्स मतलब लाइट पर डल रही है, या खतरे की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं ऑन द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर। ठीक है, डैशबोर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया यानी गाड़ी का वो हिस्सा जहां जरूरी संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था की हालत बताने के लिए उदाहरण के रूप में ये कहा गया है। कोई यहाँ पे डैशबोर्ड गाड़ी का वैसा नहीं है, लेकिन डैशबोर्ड में जहाँ पे लोग मापते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, उस चीज में एक वार्निंग लाइट, चेतावनी लाइट लाल लाल जल रही है, समझ में आ रहा है दोस्तों। करेंगे फॉर द सेकेंड टाइम, करेंगे दूसरी मर्तबा के लिए इन 4 मंथ, 4 महीने में दूसरे मर्तबा में, 4 महीनों में दूसरी बार दुनिया के बड़े फंड चलाने वाले लोगों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को निवेश के लिए सबसे कम पसंद किया है। ये देख लिया आप दोस्तों, 4 महीनों में दूसरी मर्तबा ग्लोबल फंड के जो मैनेजर्स हैं हैव वोटेड अस, हमको उन्होंने चुना है, यानी हमको ऐसा माना है द लीस्ट, सबसे कम प्रीफर्ड, यानी प्राथमिकता सबसे कम, यानी लोगों ने प्राथमिकता दी ही नहीं है एक्चुअली में किस चीज़ के निवेश करें, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट की जो मंजिल को एशिया के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे कम जो वोट पड़ा है भाई, सबसे कम जो है निवेश, यानी सबसे क्या बोलते हैं ऐसी कंट्री जो जहां पे लोग सबसे कम निवेश करना चाहते हैं, उसमें इंडिया का नाम आ गया है दोस्तों। वी वर इन द सेम स्पोर्ट, करेगा हम उसी जगह में थे दोस्तों, सेम स्पोर्ट इन अगस्त 2025 ऑल्सो, अगस्त के 2025 में भी हम इसी जगह में थे, समझ में आता है दोस्तों। मीनवाइल जबकि एट होम की बात करें, कॉर्पोरेट रिलेक्टेंस, कॉर्पोरेट भी जो है ना वो झिझक रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, उनका जो है वो कंटिन्यू है। कॉर्पोरेट की जो रिलेक्टेंस है, यानी कॉर्पोरेट जो झिझक रहे हैं कि भाई करें कि नहीं करें इन्वेस्टमेंट, निवेश करें, कंपनी खोलें कि नहीं खोले, ये अभी भी जारी है दोस्तों, फॉर वेरियस रीजन, कई रीजनों की वजह से। सवाल पॉइंट ये है, मुद्दे की बात है, पॉइंट इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि जब हम वाइल वी कीप सेलिब्रेटिंग, हम जो है खुशी मनाते रहते हैं कि भाई 6.5%, 7.5% जीडीपी की तरक्की हुई है, करके 9% जो बस पासेस अस बाय, 9% जो है ना कि जो बस है ना वो ऐसी ही निकल जाती है। अच्छा यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों कि 9% जब क्या है, यानी बात यह है कि जब हम 6.5% से 7.5% की जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है उसका जश्न मनाते रहते हैं, तब 9% की जो तेज जो तरक्की का जो मौका है हमारे हाथ से निकल जाता है, समझे। द 9% बस पासेस बाय अस, समझ ना, पास हमसे गुजर जाती है। एक्चुअल में यहाँ जो एक उदाहरण के लिए, जैसे बस जो है ना हमारे सामने से निकल जाती है और हम उसमें बैठ नहीं पाते हैं, वैसे ही भारत में जो है ना 9% की जो तरक्की का जो मौका है वो हम खो रहे हैं। एंड वी कांट अटेंड, और वी कांट अटेंड डेवलप्ड नेशन, और हम जो है एक तरक्की याफ्ता नेशन में से शुमार अभी तक नहीं। नेशन का जो स्टेटस है कि भाई स्टेटस जो है हमें अभी तक नहीं मिल रहा है, विदाउट बोर्डिंग इट, हम जो है उसमें सवार भी नहीं हो पा रहे हैं, समझ में आता है। और उस तेज विकास की बस में बैठे बिना, है ना, विदाउट बोर्डिंग इट, बोर्ड बोलते हैं जब आप कहीं बस में सवार होते हैं तो उसको बोर्डिंग बोलते हैं। तो इसका जो हम बस में बैठे बिना जो है हम जो है विकसित देश का दर्जा जो है वह हासिल नहीं कर सकते, समझ में आता है। जब तक हम उस बस में नहीं बैठेंगे 9% के, उसमें हम विकसित देश का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। वाई, क्यों जो है हमारी जो एफपीआई कीन ऑन इंडिया, क्यों वो इंडिया के लिए बहुत उत्सुक हैं। जब कीन ऑन इंडिया मतलब कीन, जब आप बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं उसको कीन ऑन बोलते हैं, यानी किसी चीज़ में बहुत रुचि रखना। कह रहे हैं कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है, ये पूछ रहे हैं। वाई आरंट, उत्सुक क्यों नहीं है। फॉर स्टार्टर्स, अगर स्टार्टर्स के बोलते हैं सबसे पहले बात तो ये, ठीक है, यानी आप स्टार्टर्स के तौर पे ये समझिए कि वी आर, हम हैं नोवेयर, किसी भी जगह में नहीं है, इन द एआई गेम, एआई का जो गेम चल रहा है पूरी दुनिया में, लोग एआई बना रहे कंपनी, हम इस गेम के अंदर कहीं पे भी नहीं खड़े हैं।
यानी हमारा कोई जो है ना कोई रोल नहीं है, समझ में आ रहा। वी डोंट मेक चिप्स, हम जो है क्या है चिप्स भी नहीं बनाते। एंड वी डोंट, वो चिप्स की वो नहीं बात कर रहा हूँ जो 5 रुपए की मिलती है दुकान में, वो चिप में जो मोबाइल की जो चिप्स होती है उसके अंदर जो चिप्स है ना वॉट एवर यू नो। वी डोंट हैव अ लीडिंग, हम जो है एक रूल करने वाला एआई मॉडल हमारे पास नहीं है जो रूल करे, ठीक है। इट इज़ लाइक द लेट, ये ऐसा ही है जैसे कि जो अभी 18th सेंचुरी जो गुजरा है, व्हेन स्टीम पावर, जब जो है भाप की जो ताकत थी वॉज है ना अशरिंग इन द इंडस्ट्रियल एज। अशरिंग क्या मतलब होता है, अशरिंग इनका मतलब होता है दोस्तों कि किसी नए समय या चीज़ की शुरुआत करना। यानी ये 18वीं सदी के आखिरी जैसा है जब भाप की शक्ति दुनिया में क्या है औद्योगिक युग ला रही थी, यानी इंडस्ट्रियल में इनकलाब ला रही थी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा था। यानी पूरी दुनिया में इनकलाब आया था स्टीम का, है ना 18th सेंचुरी में, लेकिन इन द इंडस्ट्रियल एज यानी उद्योग के एरिया में, बट नॉट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। समझ में आता है दोस्तों, कह रहे कि जो बाजार जो है मार्केट्स इन स्मॉलर कंट्रीज के ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देशों के बाजारों को एआई से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। समझ में आता है दोस्तों, कंट्रीज लाइक जैसे कि ताइवान और साउथ कोरिया है, ताइवान हैव गेन्ड, है ना, उन्होंने हासिल किया है इनॉर्मसली, उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा उन्होंने उठाया एआई के जरिए। ताइवान जो है ब्रीफली ओवरटुक इंडिया, थोड़े समय के लिए जो है ना ताइवान जो है ना थोड़े समय के लिए भारत से आगे निकल गया और दुनिया का 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार बन गया। समझ में आया दोस्तों, ताइवान जो है ना ब्रीफली ओवरटुक थोड़े समय के लिए इंडिया को, है ना, इंडिया टू बिकम 5th ओवरटुक इंडिया, इंडिया से आगे बढ़ गया होने के लिए कि 5वां सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ गया। अच्छा, यानी दुनिया का 5वां सबसे क्या है मूल्यवान शेयर बाजार बन गया है, मूल्यवान यानी शेयर बाजार, वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट बन गया। और यहाँ तक मैं कल देख रहा था दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी का कोई वीडियो देख रहा था, बताते पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया जो है वो बांग्लादेश से पीछे हो गया है। ये मैंने, आप देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, फॉरेन फंड्स की बात करें अगर, बाहर के निवेश यानी विदेशी निवेशकों को भारत के आर्थिक सुधारों और शेयरों की कीमतों को लेकर भी शक है ना। फॉरेन जो फंड्स है ना ऑल्सो हैव डाउट्स, उनको शक है अबाउट इंडिया के जो अर्थव्यवस्था के जो रिफॉर्म्स है यानी सुधार है, एंड वैल्यूशंस ऑफ स्टॉक्स, और स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है यानी क्या मतलब है किसी शेयर या कंपनी की जो अनुमानित कीमत होती है उसके लेकर भी डाउट है। समझ में आता, तो उन्हें अभी भारत में क्या है कमाई की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। दे डोंट सी, वो नहीं देखते हैं मच अर्निंग्स, बहुत ज़्यादा कमाई का पोटेंशियल यानी जस्ट येट अभी तक, एंड हैव बीन पुलिंग आउट फॉर मंथ। अच्छा, क्या है, हम विदेशी निवेशकों की बात को ज़्यादा महत्व ना देकर उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये कह रहे हैं उन्हें अभी भारत में कमाई के बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और वे कई महीनों से अपना पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों। जस्ट येट का मतलब होता है अभी तक, पुलिंग आउट का मतलब होता है पैसा निवेश निकालना, जस्ट येट का मतलब होता है अभी तक जो है उनको कुछ कमाई का कुछ नहीं दिख रहा है, एंड हैव बीन, और वो पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों कई महीनों से, अपना भी निकालिए। बहुत ज़बरदस्त मतलब अजीब है यार बाकी। कह रहे हैं वी कैन बी डिसमिसिव, हम नज़रअंदाज कर सकते हैं एफपीआई के बारे में, ऑफ कोर्स, ठीक है। यानी हम क्या है विदेशी निवेशकों को भारत के आर्थिक सुधारों और शेयरों की कीमतों को लेकर भी, ठीक है, यानी हम विदेशी निवेशकों की बात को ज़्यादा महत्व ना देकर, डिसमिसिव बोलते हैं किसी बात को महत्व ना देना है, नज़रअंदाज करना। वी कैन बी डिसमिसिव, हम नज़रअंदाज कर सकते हैं एफपीआई के बारे में, ऑफ कोर्स, समझ में आता है दोस्तों। लेकिन वे देश के अंदर, है ना, लेकिन वे देश के अंदर सीधे निवेश नहीं करते और यहाँ केवल जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो हमें उनकी चिंता क्यों करनी चाहिए। दे डोंट इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों ऑन द ग्राउंड देश में, एंड आर हियर, वो लोग जो बाहर जो निवेशक है वो हैं ओनली टू मेक अ क्विक बक, क्विक बक यानी जल्दी पैसा कमाने, और वो मेक अ बक मतलब होता है दोस्तों, मेक अ बक मतलब पैसा बनाना, क्विक मतलब जल्दी वो पैसा बनाने के लिए आते हैं। सो हमें वाई शुड वी केयर, हमें उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए। वेल, बात तो सही है तुम्हारी, व्हेन दे पुल आउट डॉलर्स, जब वो अपना डॉलर से निकाल लेते हैं दोस्तों, लेकिन जब अपना डॉलर का पैसा निकालते हैं तो रुपया कमज़ोर हो जाता है,
तो रुपी जो है ना वीकेंड्स, कमज़ोर हो जाता है। एंड हमारी जो साइजेबल इंपोर्ट बिल है, साइजेबल बोलते हैं बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट का बिल आता है, समझ में आता है दोस्तों, जो बाहर से हम जो सामान लेकर के आते हैं वो बिकम्स दैट मच लार्जर, वो हो जाता है, वो बिल बहुत बड़ा बन जाता है, नहीं बहुत ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। चूंकि वो यहाँ आके बनाते नहीं तो ऑफकोर्स हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, समझ ना। दैट मच लार्जर का मतलब होता है उतना ही अधिक और बड़ा हो जाए। लेकिन जब वे अपना डॉलर का पैसा निकालते हैं तो रुपया कमज़ोर हो जाता है और हमारा बड़ा जो आयात का जो बिल है वो और भी बढ़ जाता है, समझ में आता है। पेट्रोल से लेकर फोन तक सामान रुपयों में क्या है, महंगा हो जाता है। अब देखिए, फ्रॉम पेट्रोल से लेकर के फोन तक स्टफ जो सामान गेट्स कॉस्टलायर, महंगा हो जाता है रुपीस के अंदर, कॉस्टली महंगा हो जाता है और ज़्यादा महंगा होता है। एंड अ वीकनिंग रुपया, और कमज़ोर जो रुपी है दोस्तों, फर्दर आगे बढ़ करके डेंट्स का मतलब होता है रोकना या कम कर देना, उसको बोलते हैं डेंट्स, समझ रहे हैं, नुकसान पहुंचाना या कम कर देना। वो क्या कम कर देता है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, बाहर के निवेशकों को, रिटर्न्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स, ठीक है, यानी निवेश से मिलने वाला पैसा जो है ना या मुनाफा जो है वो भी जो है उनको जो है, जिससे भारत में उनकी रुचि और घट जाती है, समझाने, भारतीय शेयरों से मिलने वाले मुनाफे को और कम कर देता है। ओके, एंड डैम्पनिंग, ठीक है, रिटर्न्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स एंड वीकनिंग, और कमजोर जो रुपये है दोस्तों वो आगे बढ़कर के डेंट्स रोक देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, है ना, रिटर्न्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स, जो कि वापस आ जाते हैं इंडिया के स्टॉक्स में, उसमें जो है ना वो पैसा निकाल लेते हैं, समझ में आता है दोस्तों। यानी कमजोर रुपये जो है विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों से मिलने वाली मुनाफे को और कम कर देता है, समझ में आता है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर को भी कम करता है और जो रिटर्न्स जो मुनाफा आता है दोस्तों उसको भी इंडियन स्टॉक्स भी उसको भी कम कर देता है, समझे। डैम्पेनिंग का मतलब क्या हो गया कि कम करना या ठंडा कर देता है देयर इंटरेस्ट, उनकी रुचि को क्या ठंडा कर, यार छोड़े पैसा ही यहाँ आ ही नहीं रहा, तो इस तरीके से चीजें होती है दोस्तों। अब आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक है सबड्यूड रिटर्न्स का क्या मतलब है, कम मुनाफा, यानी कम मुनाफा भारतीय छोटे निवेशकों को भी नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। सबड्यूड मतलब कम जो मुनाफा होता है, रिटर्न्स हर्ट, नुकसान पहुंचाता है इंडिया के स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स को भी, हु मिस, जो कि क्या कर देते हैं, वेल्थ इफेक्ट एंड बिकम द टाइट फिस्टेड, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो है अपनी संपत्ति बढ़ाने का फायदा नहीं मिलता है, यानी पैसा खर्च करने में बहुत कंजूस, ठीक है, जो कि वेल्थ का जो इफेक्ट है वो, उसका जो वेल्थ का इफेक्ट, भाई वेल्थ का इफेक्ट क्या है, जब आपका पैसा आता तो अच्छी गाड़ी लो, मजे लो, लेकिन वो मिस कर देते हैं, उसका मजा नहीं उठा पाते हैं। एंड बिकम टाइट फिस्टर, और मुट्ठी उनकी टाइट हो जाती है। टाइट का मतलब, टाइट फिस्टेड मतलब होता है जब आपकी, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी, फिस्टेड जब आप मुट्ठी को बंद करते हैं, तो टाइट फिस्टेड मतलब होता है वो कंजूस हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने में क्या है वो बहुत ही कंजूस और सावधान हो जाते हैं। एक्चुअल में बोलते हैं ना, ही इज़ वेरी टाइट फिस्टेड, यानी उसका मुट्ठी जो है ना बहुत बंद है, यानी वो खोलता नहीं है उसका हाथ, देता नहीं लोगों को। तो यहाँ समझ में आता है दोस्तों, वेल्थ इफेक्ट जो है वो मिस कर देते हैं। ओके, तो इसलिए जो है विच ब्रिंग्स, जो कि लाता है, विच ब्रिंग्स अस टू द कैपेक्स प्रॉब्लम, जिससे क्या पैदा होता है, और इससे हम जो है पंजीकृत खर्चे की समस्या पर पहुंच जाते हैं। हमें विच ब्रिंग्स हमें लेकर जाता है, विच ब्रिंग्स अस टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम, जो पंजीकृत खर्चा है बड़े, उसमें हमें परेशानी हो जाती है। इंडियन जो कॉर्पोरेट्स है, इंडिया की जो कंपनी है, हैव हैड मेनी गुड क्वार्टर्स, इंडिया भारतीय कंपनियों के लिए कई तिमाहियां अच्छी रही, यानी कई उनके पास कई महीने, कई 3 महीने 4 महीने उनके लिए क्या है, हैव हैड मेनी गुड्स, बहुत अच्छा उनके लिए फायदामंद रहा है। बट लेकिन इफ दे आर स्टिल हेजिटेंट, लेकिन अभी भी अगर वो झिझक रहे हैं कि वो निवेश करें, इट इज़ बिकॉज, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि दे आर अनश्योर, उनको अनिश्चितता है, यानी उनको पता नहीं है अबाउट ग्रोथ, तरक्की के बारे में, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के, भाई तरक्की होगी नहीं है, उनको फायदा होगा कि नहीं होगा, समझ में आता है दोस्तों। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं कि भविष्य में विकास की संभावना, कि उनको जो है भविष्य में विकास की संभावना है कि नहीं, होगी कि नहीं होगी। इसलिए वो जब आदमी, जब भाई आदमी मान ले कि किसी दुकान के बारे में बोले मैं दुकान ले रहा हूँ, अब किस जगह पे ले रहे हैं कि भाई अंदर गली में ले रहा है, इंसान सोचता है गली में लेगा तो ऐसा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए आदमी अनिश्चित होता है, फिर पैसा नहीं लगाता आदमी, समझ में आता। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लगाते हैं पैसा लगाएंगे तो फायदा होने वाला है नहीं, तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो जो है
रुक जाते हैं। कह रहे कि एमिड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अभी जियोपॉलिटिकल मतलब क्या हो गया, दो देशों के दरमियान में की जो टेंशन तनाव चले उसके दरमियान में फ्लक्चुएटिंग कॉमोडिटी प्राइस, यानी फ्लक्चुएट होना, जैसे आपने फ्लक्चुएट का मतलब समझ में आता है दोस्तों, यानी बार बार बदलता हुआ। जो कॉमोडिटी बोलते हैं दोस्तों, यानी जो चीज़ें होती हैं, आप तेल वगैरह ये सब जो है उसको बोलते हैं कॉमोडिटी। यानी देशों के बीच जो तनाव है, सामान की जो बदलती कीमतों और बढ़ती व्यापारिक रुकावटों के बीच विदेशी बाजारों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एंड राइटिंग और बढ़ती हुई जो ट्रेड के बैरियर है, आपके व्यापार के लिए जो रुकावटें पैदा किया है, आपको पता है ना, ईरान और वो वटेवर सऊदी वटेवर क्या क्या हो रहा है। कॉमोडिटी प्राइस यानी जो चीज़ें होती हैं, तेल वेल है, वो सब की कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है कभी बढ़ना कभी कम होना। तो ये अनिश्चितता है। अनिश्चितता जब इंसान रहती है, जब आदमी, भाई आप पैसा इंसान कहाँ लगाता है, जब सब चीज़ सर्टेनिटीज होती है। अच्छा ठीक है, मैं इतना 2 रुपये लगा रहा हूँ, 4 रुपये मुझे 100% मिलने वाला है। लेकिन आदमी सोचता है कि यार 2 रुपये लगाना, पता नहीं 4 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा, या उल्टा मेरा पैसा डूब जाएगा। तो आदमी क्या लगाता है, खुद भी नहीं लगाता पैसे। तो उसको बोलते हैं अनिश्चितता। तो इससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। और ट्रेड बैरियर भी है ना, आपको पता है, बहुत सारे लोग जो, अभी मान लो कि आप जैसे यूएसए में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या लेट्स सी के यूएई में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको चाइना से माल जाना है आपको। अब बीच में ट्रेड बैरियर है, ईरान का उसका चल रहा है, तो वो माल जाने का मतलब कि माल शिपिंग कॉस्ट मान लो कि $10 बन रहा है आपको, अब बीच में रुक गया, और उधर से जो कस्टमर था उसको टाइम पे पहुंचानी, वो कैंसिल कर देता है, तो इसमें नुकसान होता है। तो इस तरह को समझ में आता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें का मसला होता है कि दे कांट काउंट ऑन, वो भरोसा नहीं कर सकते फॉरेन के मार्केट्स में, बाहर के मार्केट्स में इधर, यानी ना तो इंडिया के मार्केट में भरोसा, ना कि बाहर के मार्केट पे भरोसा हो रहा, क्योंकि सब जगह हालत खराब हो रही। कहते हैं द टू प्रॉब्लम, जो परेशानियां हैं दोस्तों, 2 परेशानी ऑफ अनइंटरेस्टेड एफपीआईज, जो रुचि ना रखे वाले एफपीआईज हैं, एंड रिलक्टेंट कॉर्पोरेट्स, और झिझक वाले जो कंपनियां हैं, आर रियली ये सच में एक चेतावनी है या याद दिलाने वाली चीज़ है, दैट कि इंडिया के जो इकोनॉमी की जो इंडिया इकोनॉमिक पीरियडिक सर्विस इज ओवरडू। पीरियडिक मतलब होता है वक्फे से जो है ना, इसकी जो सुधार है वो अभी करना बाकी है। ओवरडू का मतलब क्या होता है, यानी सुधार जो है ज़रूर करना चाहिए। जैसे दूसरे और जो एक्टिव देश हैं दोस्तों, जब उनके साथ कुछ मसला होता है तो वो कुछ ना कुछ हल निकालते हैं, समझ में आता है ना। तो इसी को बोलते हैं पीरियडिक सर्विस, यानी समय समय पर की जाने वाली क्या है, मरम्मत यानी देखभाल। ओवरडू का मतलब ये होता है जिसका समय निकल चुका हो, या यहाँ अर्थव्यवस्था की तुलना एक गाड़ी से की गई है कि भाई जिस तरह गाड़ी को सर्विसिंग की ज़रूरत है, इससे इंडिया के अर्थव्यवस्था को भी सर्विसिंग की ज़रूरत है, और उसको किया जाना बाकी। वाइल जबकि गवर्नमेंट जो है कैन नहीं ला सकती ब्रिंग अबाउट एन एआई और रेवोल्यूशन, एआई के रेवोल्यूशन को पैदा नहीं कर सकती है। ब्रिंग अबाउट का मतलब समझ में आता है दोस्तों, किसी चीज़ को लाना या किसी चीज़ को पैदा करना या लाना, है ना। इट कैन क्रिएट, लेकिन अगर वो एआई रेवोल्यूशन नहीं कर सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकती है, इट कैन क्रिएट, वो पैदा कर सकती है इनेबलिंग कंडीशन, कि जो योग्य कर दे, योग्य करने वाली स्थिति, यानी इस ऐसा स्थिति बना दे कि जो बड़ी बड़ी एआई कंपनी है वो यहाँ आकर के इन्वेस्ट करें, उससे इंडियन लोग भी फायदा उठाते। इनेबलिंग कंडीशन इसको बोलते हैं, कि यानी ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी काम को आसान बनाए। एंड रोल आउट, और शुरू कर ले, एंड रोल आउट मच नीडेड, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है उसके सुधार को शुरू करे। रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी नई चीज़ का शुरू करना या लागू करना। इट्स टाइम, ये एक सा वक्त है कि ध्यान दे दोज वार्निंग लाइट्स, उन चेतावनी वाली जो लाइटों पर, जो लाइटें आ रही हैं दोस्तों, वो चाहे तो इंडिया को उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए हमें दूसरा पढ़ते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक है दोस्तों। अब देखिए सीट का बिजनेस, समझ में आता है दोस्तों। सीट का बिजनेस का मतलब होता है सीटों का कारोबार। कह रहे कि मेडिकल जो है, मेडिकल और इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है दोस्तों, इज अ मेस। ये क्या हो रहा है दोस्तों, पढ़ाई की हालत खराब है। मेस का मतलब होता है जब सब तिथरा बिथरा हो, है ना, बहुत खराब या उलझी हुई हालत जिसको बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि भाई बिकॉज ओपनिंग कॉलेज को खोलना इज अ पॉलिटिकली, राजनीतिक बन गया दोस्तों। बैक्ड इंटरप्राइजेस, राजनीति से जुड़ा, समर्थित या राजनीतिक के सहायता के तहत एंटरप्राइज बोलते हैं, जब आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। सो पॉलिटिकली बैक्ड हो गया। तो पॉलिटिकली बैक्ड मतलब होता है जिसे राजनीतिक लोगों का समर्थन मिला हो। एंटरप्राइज को बोलते हैं दोस्तों कारोबार या व्यापार, है ना, उसको बोलते हैं। कह रहे कि स्टूडेंट्स
अगर स्टूडेंट्स की अगर बात करें, यानी स्कूल के बच्चों सहित विद्यार्थी और उनके माता पिता जो है कई राज्यों में बुनियादी सुविधाएं न मिलने के कारण सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है ना क्या क्या हो रहा है, जैसे पर्याप्त शिक्षक, पीने का पानी और साफ शौचालय, ये सब नहीं आ रहा है दोस्तों। स्टूडेंट जिसमें शामिल है इवन अल्फा जेन, एक तो जेन जी चल लिया था, अब अल्फा जेन आ गया दोस्तों, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दोस्तों स्कूल के बच्चे एंड देयर पेरेंट्स, उनके जो वालिदैन हैं यानी उनको जो गार्जियन है, हैव बीन हिटिंग द स्ट्रीट। हिटिंग मतलब गलियों को मार रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि जाके वहां ठोकम ठाकी कर रहे हैं, मतलब ये है कि वो बाहर आ चुके हैं दोस्तों और प्रदर्शन कर रहे हैं इन सेवरल स्टेट, कई राज्यों में। ओवर क्यों भाई? क्योंकि लेक ऑफ बेसिक जो बुनियादी फैसिलिटी सहूलतें हैं, है ना, सहायता हैं, वो कम है। जैसे इनफ टीचर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, पीने वाली परेशानी, एंड क्लीन टॉयलेट्स, साफ सुथरे टॉयलेट्स भी नहीं है। कह रहे कि क्यों है, वाई इज दिस सो डिफिकल्ट, क्यों इतना मुश्किल है टू प्रोवाइड कि हम दे सकें बेसिक्स इन स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में हम क्या है बेसिक चीजें नहीं दे सकते, इतना मुश्किल क्यों है, हम इतना नहीं कर सकते क्या? कह रहे कि द क्वेश्चन, सवाल ये है दोस्तों, कीप्स कमिंग, आती रहती है, कीप्स कमिंग अप एट एवरी लेवल, हर स्तर पर ये आ रही है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं, कह रहे कि फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से लेकर के, छोटे बच्चों स्कूल से लेकर के टू हायर एजुकेशन तक। वाइल जबकि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो फियास्को है, यानी फियास्को बोलते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, आपको पता है एनटीए ने क्या क्या अभी गड़बड़ी, नीट में क्या क्या हुआ, तो उस तरीके से इसको बोलते हैं फियास्को, यानी बहुत बड़ी जो गलतियां हैं या नाकामियां हैं वो इज आर नेवर एंडिंग, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, कभी खत्म ही नहीं हो रही। इट इज नाउ अपेरेंटली, अब जो है बजाहिर जो है, इट इज नाउ यानी एनटीए जो है डील कर रहा, निमट रहा है वो एआई के जरिए डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन पेपर में। अब जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ना दोस्तों, लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये एनटीए वाले जो है ना, ये इनके जो लोग हैं ये खुद से नहीं करते हैं, ये चैट जीपीटी भी लगा करके एआई के जरिए क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वाई, क्यों है इस इंडिया का एजुकेशन जो व्यवस्था है सच अ मेस, इतना बड़ा गड़बड़ क्यों हो चुका है? वाई इज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम सच अ मेस? ठीक है तो इतनी खराब और उलझी हुई हालत क्यों है? केंद्र की समस्याओं को अलग रखें, कह रहे कि सेंटर का जो चैलेंज है, केंद्र के जो चैलेंजेस है असाइड, उसको साइड में रखिए। स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की गवर्नमेंट है, प्रपोज वो नीति बना रहे हैं ऐसी पॉलिसीज का एविडेंटली जो कि खुल करके डोजी है, डोजी बोलते हैं दोस्तों, यानी संदिग्ध, यानी ठोक ना लगने वाला, ठीक ना लगने वाला, यानी केंद्र की समस्याओं को आप अलग रखें। तो राज्य सरकारें भी ऐसी नीतियां प्रस्तावित करती हैं जो साफ तौर पर ठीक नहीं लगती, यानी सीधी एविडेंटली होता खुल करके वो डोजी लगती है, यानी ठीक ही नहीं लगती। उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रपोज है, जो उनके जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, वो इस तरीके से नीतियां लेकर के आते हैं जो कि ठीक नहीं दिखती है। अब आगे चलते देखिए कि टेक एग्जाम्पल ले लिए, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल टू अलाउ कि होम्योपैथ को अलाउ करो कि हु कंप्लीट, जो कि अगर कंप्लीट करता है एक साल का ब्रिज कोर्स इन फार्माकोलॉजी टू एंटर, दाखिल होने का उसका एमबीबीएस मेडिकल रजिस्ट्री में, यानी मेडिकल रजिस्ट्री बोलते हैं दोस्तों डॉक्टरों का आधिकारिक रजिस्टर, यानी महाराष्ट्र के आप होम्योपैथिक, आप महाराष्ट्र में आप देख लिए दोस्तों, एक प्रस्ताव आया कि भाई जो होम्योपैथ डॉक्टर है उनको 1 साल का एमबीबीएस का बेसिक कोर्स पढ़ा दिया जाए, तो वो भी जो है एमबीबीएस वाला दवाई देने लगेंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि ये अजीब तरह की जो प्रस्ताव ला रहे हैं समझे नहीं, इससे जो है काफी परेशानी पैदा हो रही है दोस्तों। तो मेडिकल हिस्ट्री उसी को बोलते हैं। एज आर्ग्यूड, जैसा कि उन्होंने ये बात बताई है हियर अर्लियर, कह रहे कि दिस मेक्स, ये बनाता है लिटिल सेंस, कह रहे कि ये एक तो बोलते हैं मेक सेंस, कुछ समझ में आने वाली बात है, लिटिल सेंस है, यानी कोई मतलब ही नहीं बनता कि भाई होम्योपैथी डॉक्टर को तुम जो है क्या नाम है एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे हो। हाँ बट लेकिन लुकिंग एट हाउ मेडिकल, लेकिन देखते हुए कि मेडिकल एजुकेशन किस तरीके से काम करता है दोस्तों, लुकिंग देखते हुए कि हाउ मेडिकल एजुकेशन वर्क्स कैन हेल्प, हमें मदद कर सकता है ज्वाइन द डॉट्स, के डॉट्स को हम, यानी डॉट्स बोलते हैं नुक्ते को, यानी डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या निकल के सामने आएगा कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों पहले ही जगह में इस तरह के सच प्रपोजल फाइंड अ प्लेस, यानी प्रपोजल जो है एक जगह पा लेता है, यानी उसको मंजूर कर दिया जाता है अंडर द सन, यानी सूरज के तहत। यानी क्या मतलब है अंडर द सन? अंडर द सन का मतलब ये होता है दोस्तों कि
जगह या महत्व पा जाना, यानी सूरज के नीचे उसकी जगह और महत्व क्यों बन जाती है। जब आपको डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यो बात है, यो बात है, मका जब भी पास हो रही है यो, यानी। लेकिन जब मेडिकल शिक्षा जिस तरह चलती है ना, जब उसे आप समझने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि आखिर ऐसी योजनाओं को जगह क्यों मिल जाती है। जब आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, जब आप चीज़ों को देखेंगे, ऊपर से मिलाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस तरह की योजनाएं जो है इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है, कैसे इनको जगह मिल जाती है, कैसे इनको मिल जाती है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यो बात है। तो बात क्या है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस यानी यहाँ है, ये है पॉलिटिकली बैक्ड एंटरप्राइजेस। समझ में आता है, ये है असल में बात। तो ये इसके बारे में आगे भी बात करेंगे अपने एडिटर साहब। कहने का केंद्र ने बना दिया नीट के कट ऑफ्स को, नीट में जो मार्क्स कट होते हैं, द स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बना दिया फॉर एडमिशन के लिए टू होम्योपैथी और आयुर्वेदा कॉलेजेस को इन 2018 में। यानी 2018 में केंद्र सरकार ने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट के जो न्यूनतम जो अंक को जरूरी मानक बना दिया। समझ में आता है दोस्तों। कट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्रवेश के लिए जरूरी न्यूनतम जो अंक है इन्हें इतने मार्क्स आपको लाना है, तभी आप होम्योपैथी और या आयुर्वेदिक कॉलेज में दाखिल हो सकते हैं। अब कहते हैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को इसमें ढील देने की अनुमति दी। अब देखिए इन 2019 सुप्रीम कोर्ट है ना अनुमति दी महाराष्ट्र को टू रिलैक्स, यानी रिलैक्स करने का या ढील देने का मिनिमम कम से कम नीट के परसेंटाइल जो नीट के जो परसेंटेज है एडमिशन के लिए टू द होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक कोर्सेज में। कह लगे यार बहुत ज़्यादा तुम लोग वो कर रहे हो, थोड़ा सा इनको अगर चलो कम ही मार्क्स लाते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट देम एंटर। तो ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज क्योंकि जो कॉलेजेस है दोस्तों वर स्ट्रगलिंग, कोशिश बहुत क्या कर रहे थे दोस्तों, जूझ रहे थे फिल सीट्स, उनको सीट को फिल करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि पहले से ही इतना उन्होंने ये लगा दिया कि भाई इतना लाना ही है। और तो इसलिए जो है आज जब सीट भरने के लिए जब उनको जो है बहुत परेशानी हो रही थी, तो आपको पता है ना पैसे भी नहीं आते, तो फिल द सीट्स का मतलब होता है सभी उपलब्ध सीटों पर विद्यार्थियों का प्रवेश होना, ये उनको फिल होने के लिए परेशानी हो रही थी। तो इसलिए क्या किया, थोड़ा रिलैक्स दे दिया गया, चलो भाई कट ऑफ जो मार्क्स है दोस्तों वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। समझ में आता है। यानी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक कोर्स में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम नीट जो परसेंटाइल जो कम करने की अनुमति दी, क्योंकि कॉलेजों की सीट जो है भरने में परेशानी हो रही थी। आगे चलते हैं, कह रहे कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझे, दैट इज द की पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नॉट इनफ स्टूडेंट के काफी स्टूडेंट्स का ना होना हो अपियर जो के आते हैं नीट एग्जाम के लिए, वांट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते हैं होम्योपैथी। समझा ना, यानी के अच्छे खासे स्टूडेंट जो है वो यानी नीट देने वाले जो पर्याप्त विद्यार्थी है ना होम्योपैथी पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये है मेन पॉइंट। समझ में आता है नहीं। इसकी मांग क्या है दोस्तों, लिमिटेड डिमांड्स है, क्योंकि देयर इज अ लिमिटेड डिमांड, बहुत ही कम लिमिटेड यानी मांग है इसकी। येट फिर भी कहने के जो नंबर ऑफ द होम्योपैथी कॉलेज जो है ना फिर भी बढ़ गई है, इतनी कम डिमांड है फिर भी इनकी ये कॉलेज बढ़ गई है। महाराष्ट्र ने हैड 59 होम्योपैथी, महाराष्ट्र में 59 होम्योपैथी कॉलेज थी 2021 में, अब जो है 59 से डायरेक्ट 74 हो गया। ओ माय गॉड, ओनली 2 और क्या, जिसमें से 2 सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, गवर्नमेंट रन्स, यानी 2 ही कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, बाकी सब प्राइवेट है। तो सवाल ये है दोस्तों, क्वेश्चन इज व्हाई कीप ओपनिंग कॉलेजेस व्हेन देयर इज नॉट इनफ डिमांड, क्यों जो है ये ओपनिंग को बार बार जो है कॉलेज को इतना खोलना है दोस्तों, जबकि व्हेन देयर इज नो डिमांड, नॉट इनफ डिमांड, जबकि काफी मांग ही नहीं है, फिर भी कॉलेज पे खोले जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है, देखिए जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था, व्हाटएवर आप लिंक देख लेना दोस्तों, कि 50% ऑफ दिस कॉलेज जो है ना 50% कॉलेज आर रन बाय द ट्रस्ट, उन ट्रस्ट के जरिए रन किया जाता है या उन सोसाइटी के जरिए विथ पॉलिटिकल एफिलिएशन, जिसमें राजनीतिक जो ना है एफिलिएट है, यानी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, यानी उसमें पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस पार्टी लाइन, हर तरह के पार्टी लाइन में। पार्टी लाइन का क्या मतलब है, पार्टी लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि अलग अलग राजनीतिक दलों से किसी एक दल तक सीमित नहीं है, यानी अक्रॉस पार्टी लाइन, हर तरह के पार्टी लाइन से जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि खाली उसमें कांग्रेस के ही लोग हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ आम आदमी के हैं और व्हाटएवर, जो भी कुल मिलाकर बात यह कि पॉलिटिकल कनेक्शन है, सब अफिलिएशन है सब कॉलेज के पीछे। इसीलिए जो है ना इस तरह का इसलिए जो है कहा कि भाई ठीक है
प्रपोजल पास करके अब जो है रूरल एरिया में होम्योपैथिक वाले को भी जो है MBBS का 1 साल का कोर्स करा देंगे और उनको फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आता है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले का एडिटोरियल अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने एक बात डिस्कस की थी। अब आप लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो सच तो यह है कि ऐसी स्थिति केवल होम्योपैथिक कॉलेजों में या केवल महाराष्ट्र में नहीं हो रही है। कहा यह जाता है कि अलग अलग राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसी ही स्थिति है। फैक्ट इज, सच बात यह है कि दिस इज नॉट द केस। सिर्फ ये होम्योपैथिक कॉलेज के लिए होम्योपैथिक कॉलेज की बात नहीं है या सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है और इन महाराष्ट्र ओनली अ सिमिलर पैटर्न, इसी तरह सेम जो तरीका जो है ना कथित रूप से वो एग्जिस्ट पाया जाता है दोस्तों विथ बोथ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सेम तरीके से अक्रॉस स्टेट हर राज्यों में भी इस तरीके से चल रहा है कि वो पॉलिटिकली बैक्ड यानी कॉलेजेस खोलते हैं और सबके सब प्राइवेट होते हैं, मोस्टली प्राइवेट होते हैं। कह रहे कि ये जो बूम है यानी अचानक किसी चीज़ में बढ़ोतरी जो प्राइवेट कॉलेज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बूम हुई है दोस्तों ओवर द लास्ट पिछले 30 सालों में एंड काउंटिंग बोलते हैं बढ़ता ही जा रहा है, यानी प्राइवेट और कॉलेज बढ़ती है। सीम्स टू दिखता है टू हैव सर्व, जिसने स्टूडेंट्स को कम फायदा पहुंचाया, सर्व स्टूडेंट्स लेस एंड कॉलेज मैनेजमेंट को जो कॉलेज को चलाने वाले को ज्यादा फायदा पहुंचाया है। यानी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को कम ही फायदा पहुंचा, जो कॉलेज चलाने वाले उनको ज्यादा ही फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि राज्य जो स्टेट्स आर लुक्रेटिव बिजनेस। अरे कह रहे कि सीट्स जो है ना यानी जो सीट का मिलना एक बहुत ही ज्यादा मुनाफे लाभदायक बिजनेस है। ठीक है, नीदर ना है तो मेडिकल एजुकेशन ना ही ग्लट ऑफ अनएम्प्लॉयबल। ग्लट बोलते हैं दोस्तों समूह, यानी बेरोजगारों का जो ग्रुप है उसको ग्लट बोलते हैं। ओके, तो यानी जरूरत से बहुत ज्यादा संख्या, ग्लट ऑफ अनएम्प्लॉयबल इंजीनियर्स, जो बेरोजगार जो है ना एक ऐसा इंजीनियर्स है ना इज रिलेवेंट इन दिस कैलकुलेशन। ये बहुत ही सही दिखता है इस तरह के जब हम मैथमेटिक करते हैं। क्या मतलब है, यानी इसका मतलब ये है कि इन हिसाब किताब में ना तो मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और ना ही ऐसे इंजीनियरिंग की बड़ी संख्या है जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। समझ में आता है दोस्तों? यानी बस उनको कोई मतलब नहीं होता कि भाई एजुकेशन की गुणवत्ता को अच्छा कर, बस पैसे लेना है और किसी तरीके की डिग्री दिलवा के आगे बढ़ना है। तो तभी अब समझ में आता है कि इंजीनियर जितने निकलते हैं ये अनएम्प्लॉयबल क्यों होते हैं या इनको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिलती, क्योंकि बस खाली डिग्री लेते हैं, कुछ करते वरते हैं नहीं। जैसा कि ये कहा गया दोस्तों, अनएम्प्लॉयबल का मतलब होता है जिसे नौकरी देने लायक ना समझा जाए। रिलेवेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या संबंधित। समझ में आता है दोस्तों? कह रहे कि द परवर्सिटी। अब परवर्सिटी का क्या मतलब है? परवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों बहुत गलत या उल्टी स्थिति। कह रहे कि सबसे खराब बात यह है कि अलग अलग सरकारों और अलग अलग राजनीतिक दलों में इसे बदलने की राजनीतिक इच्छा नहीं है। तब सबसे खराब बात जो कि पड़ी हुई है दोस्तों, लाइज इन द लेक ऑफ, के कमी है राजनीतिक चाहत नहीं है कि भाई इस परिस्थिति को बदला जाए अक्रॉस गवर्नमेंट, हर तरह के गवर्नमेंट एंड अक्रॉस पार्टीज, हर तरह के पार्टीज में। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेस वाई, ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं चाहत हो रही है। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल आपको पता है, आप पढ़ेंगे तो बार बार मेरी वीडियो को आप देखेंगे, इसको एडिटोरियल को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा दोस्तों। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।